प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, इनका नाम अमित कुमार है। ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से हैं। 1984 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 25 मार्च 1984 2:20। सवाल नौकरी, व्यवसाय, शादी, विवाह और आदि आदि चीज़ें। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और आपने आसपास आपको ताक झांक करके रख लेना चाहिए कि कैसा चल रहा है सब कुछ में बोलते हैं कि धर्म में गीता जी हैं या नहीं, पुराण में भागवत महापुराण है कि नहीं, शास्त्रों में शास्त्र की कोई एक शास्त्रीय ग्रंथ आपके पास है कि नहीं है। इसके बाद गाय है कि नहीं, गंगा है कि नहीं, गुरुजी हैं कि नहीं, उनका मंत्र है कि नहीं है। अगर नहीं है तो जरूर ही किसी से गुरु दीक्षा लीजिए और उनके मंत्रों का स्मरण हमेशा अपने जीवन में जरूर करिए। आइए अब आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। सबसे पहले ये मकर लग्न की कुंडली है। केंद्र में आप देख रहे हैं कि लग्न ये होता है, ये लग्न है, ये दूसरा भाव, ये तीसरा, ये चौथा भाव, ये चौथा भाव है। और भाव में कोई ना कोई राशि बनी होती है और एक ही राशि बनती है। तो चौथे भाव में मेष राशि, पंचम भाव में वृषभ राशि, छठवें भाव में मिथुन राशि, सप्तम भाव में कर्क राशि, आठवें भाव में सिंह राशि, नवम भाव में कन्या राशि, दशम भाव में तुला राशि, जहां शनि उच्च के हो जाते हैं और उच्च के ही बैठे हैं। एकादशवें भाव में वृश्चिक राशि, इनकी अपनी ही राशि होती है, मंगल यहीं बैठे हैं। और 12वें भाव में धनु राशि, इसके अधिपति गुरु यहीं बैठे हैं। किसके अधिपति के साथ? तो कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा के साथ। द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हैं, जो कहाँ के अधिपति हैं? इस कुंडली के लिए होते हैं दशम भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति। शुक्र इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रहों में से एक होते हैं। धन भाव में शुक्र का अपने मित्र की राशि में, क्योंकि शनि उनके मित्र होते हैं और यहाँ से शनि उच्च के, धन भाव के अधिपति उच्च के, ये बहुत सर्वोत्तम बात होती है। और शुभ ग्रह की राशि में या शुभ ग्रह का धन भाव में बैठना अच्छा होता है। और किसी भी भाव के अधिपति का जब उच्च का हो जाए वो ग्रह, तो वो उस भाव को और उस स्थान को, दोनों को ही बल देता है और अपनी दशाओं में वो जहाँ का अधिपति है वहाँ का सर्वोत्तम फल करेगा और जहाँ बैठा है वहाँ का भी सर्वोत्तम फल करता है। पराक्रम भाव की अगर बात करेंगे तो सूर्य और बुध का मित्र की राशि में बैठा होना, सूर्य के लिए ये परम मित्र की राशि है। यहाँ से वो गुरु, इस भाव के अधिपति भी अपनी ही राशि में बैठे हैं, धनु राशि में, और बुध यहाँ बैठे हैं जो कि भाग्य के अधिपति हैं। तो इस कुंडली के लिए, जो मकर लग्न की कुंडली है, उसमें सूर्य अष्टम भाव के अधिपति होते हैं, मतलब अष्टम भाव में उनकी राशि बनी है। और नवम भाव के अधिपति बुध के साथ वो तीसरे भाव में बैठे हैं। ध्यान से समझिए, अष्टम भाव के अधिपति नवम भाव के अधिपति के साथ पराक्रम भाव में, जहां बुध नीच के होते हैं और सूर्य उच्चाभिलाषी, क्योंकि मेष राशि में वो उच्च के हो जाते हैं। ये जो स्थिति है, अगर आपको कोई पूछे कि तीसरा भाव कैसा बन रहा है इस कुंडली का, अगर मकर लग्न की कुंडली बन रही हो किसी भी जातक की या आपकी भी, तो अष्टम भाव के और नवम भाव के अधिपति जब एक साथ बैठेंगे तो थोड़े बहुत भाग्य में तो बल उनका मिल जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव का अधिपति उनको देख रहा है। पर अष्टम भाव के अधिपति जहां बैठते हैं और जहां देखते हैं, दोनों को ही थोड़ी थोड़ी परेशानी में रखते हैं। और यहाँ पे जातक के जीवन में सरकारी नौकरी में जो विलंब हो रहा है वो सूर्य के ही कारण हो रहा है, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति तीसरे में बैठ करके जातक के मेहनत करने की उपयोग के स्थिति को और बढ़ा दे रहे हैं। मतलब वो मेहनत आपसे ज़्यादा करा रहा है, विपरीत परिस्थिति का निर्माण आपके जीवन में वो ज़्यादा करा रहा है। तो अगर आपकी कुंडली में नौकरी की स्थिति कभी कमज़ोर कर रही होगी या परेशानी उसमें महसूस हो रही होगी, तो आपको भरोसे के साथ भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। कल मैंने पंचांग पे लिखा था कि सूर्य को पीले पुष्प की माला अर्पित करें, तो किसी भद्र पुरुष ने पूछा था कि सूर्य को अर्पित कैसे करेंगे। सूर्य को अर्पित करने का अर्थ होता है, पीला पुष्प आप अपने घर के किसी सदस्य से अर्पित, मतलब उसको माला गूंथ लिया
और सूर्य को अर्घ देते समय जो सूर्योदय का काल हो उस समय, अरुणोदय का काल, या थोड़े थोड़े सूर्य क्षितिज पर दिख रहे हों, तो पीले पुष्प की माला को ऐसे नीचे तांबे का बर्तन रख देना चाहिए और भगवान के सामने ऐसे सूर्य को दिखा करके, और नीचे वो जो तांबे का पात्र है उसमें वो पुष्प की माला रख करके और साष्टांग प्रणाम कर लेना चाहिए। सूर्य को 12 बार, ध्यान से सुनिए आप लोग, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, आज भी मैं ये कार्यक्रम नहीं बनाता, पर मैं सिर्फ इसलिए कार्यक्रम बना रहा हूं क्योंकि मेरे चैनल की सबसे वयोवृद्ध, अनुभवी और मातृतुल्य मुझे स्नेह देने वाली, जिसे भी कहें आप, जितने भी लोग हैं, उन सबका नंबर भी मेरे पास है, सबसे मेरी बात भी होती है और रेगुलर बात भी होती है। उन लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया, मुझे मैसेज भी किया, और कुछ लोग तो, एक माता जी हैं साइप्रस में रहती हैं, एक लखनऊ में रहती हैं, एक SS त्रिवेदी जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, सरिता सिंह जी हैं, एक और भी हैं, और एक भूपेंद्र पटेल जी हैं, और भी हैं यहाँ उड़ीसा के हैं, वो मेरे सबसे पुराने दर्शक, पितृतुल्य, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहता है। दयानिधि बेहरा जी हैं, फिर मैंने कहा भूपेंद्र पटेल जी हैं, उमेद सिंह सोढ़ा जी हैं, अमित जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम अभी है, उनके कमेंट देखे मैंने, लिख रहे थे कि मैं अभी इसको 2000 कर देता हूँ। एक जो है वो स्वाति जोशी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग जो मुझे नियमित रूप से मुझे देखते हैं। तो इन लोगों ने भी बात कही कि नहीं आप कार्यक्रम बनाइए, और निश्चित रूप से उन लोगों को मेरा इंतज़ार था। पर बाकी के जो ऐसे दर्शक होते हैं जो सब जगह देखते रहते हैं, पर वो लोग कभी कार्यक्रम नहीं देख पाते। तो मैं क्या बोल रहा था कि इस वजह से, और चूंकि ये रविवार का कार्यक्रम है, और नहीं तो लोग ये कहेंगे कि पंडित जी रविवार का कार्यक्रम नहीं बनाना चाहते हैं या फिर बहाने कर दिए, इस वजह से भी मैंने सोचा कि नहीं बना देते। जिद अपनी जगह पे है, पर नियम कानून का पालन आवश्यक है। मुझे बहुत बुरा लगा था उस दिन कि आप लोग, जो मैं अच्छा कमेंट कार्यक्रम बनाता हूँ, आप लोग नहीं देखते हैं। कई बार वो चीज़ें तब के रह जाती हैं। तो आइए, मैं यहाँ पे बोल रहा था कि ये जो स्तुति बनी है ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है। यहाँ पे अष्टमेश के साथ भाग्य भाव कहते हैं, भाग्य भंग योग इसको एक तरीके से कह सकते हैं। गुरु बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा असंतुलन पैदा करेंगे इस कुंडली के लिए, और कई बार विवाह विलंब से होने का या विवाह में परेशानी थोड़ी बहुत देते हैं। हालांकि सैया का सुख इस कुंडली में कभी भी कमजोर नहीं होगा, व्यक्ति ऋण में कभी नहीं रहेगा, सुसुरसा का भाव उसका हमेशा ही रहेगा, दाम्पत्य में शारीरिक सुख उसका भाव रहेगा, ऋण में कभी नहीं रहे, और ऋण से मुक्त हो जाए। कोर्ट केस कचहरी का मामला कभी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करता है, दुश्मनों से कभी भी उसको परेशानी नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की दृष्टि है और इस भाव के अधिपति गुरु से केंद्र में है, और इस भाव पे मंगल की भी दृष्टि जा रही है। इस भाव के ठीक पीछे उच्च के राहु इस भाव की बल वृद्धि भी करेंगे। इतनी सारी चीजें, शुक्र का धन भाव में बैठना, शनि का उच्च का होना, मंगल का स्वग्रही, गुरु का स्वग्रही, और सूर्य का यहाँ बैठना। सूर्य का यहाँ बैठना अच्छा होगा भाव के आधार पे, क्योंकि पापग्रह का तीसरे भाव में बैठना अच्छा होता है, पर अष्टम भाव में या अष्टम भाव के अधिपति का नवम भाव को देखना थोड़ा गड़बड़ करेगा, और मेहनत थोड़ी बढ़ाएंगी ये स्थितियां, ये भी बात दिख रही है। ये सूर्य यहाँ पे नीच के हो जा रहे हैं, और मकर लग्न की कुंडली में यहाँ भी मकर लग्न, यहाँ भी मकर लग्न, मतलब ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है, ये जरूर ही बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हो जाती है। बहुत बढ़िया का मतलब बहुत अच्छा। और यहाँ पे कन्या लग्न की कुंडली बनी है, जिसके अधिपति बुध लाभ में बैठ करके व्यक्ति के कर्म क्षेत्र से लाभ के संकेत और व्यक्ति को विस्कोपड़ा का दिमाग दे देते हैं। गुरु, शुक्र, शनि और चंद्रमा कई बार आरंभ में मशक्कत, ऐसी स्थितियां बनती हैं, लेकिन शनि की दृष्टि लग्नेश के ऊपर और राहु और केतु का प्रभाव, सूर्य यहाँ पे कुंभ के और यहाँ सूर्य तुला के नीच के थे, यहाँ थोड़ी सी स्थिति अच्छी बनी है, लेकिन मंगल और शुक्र कई बार आपकी स्थिति को विदेश गमन, जन्मस्थान से दूरी, बड़े लोगों का सहयोग और
अवसर प्राप्त करवाना, दूसरे लोगों को भी एक लेवल में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो दूसरों की मदद करना चाहता है और उसके जीवन का सर्वाधिक जो श्रेष्ठ उद्देश्य है लोगों की सेवा। अब मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग से परिचय करा देता हूं। पंचांग कुछ ऐसा बना है, जैसे 25 मार्च 1984 दिन रविवार, उत्तरायण में सबसे पहले तो सूर्य रहेंगे तो बल बढ़िया बनता है। सूर्य को अर्घ देना ही चाहिए आपको। वैसे भी फाल्गुन माह में जन्मे हैं, फाल्गुन और चैत्र दोनों का प्रभाव है, तो प्रेम आप ढूंढते हैं और वो प्रेम आपको मिलता भी है। परिवार का, कुटुंब का, धन का, मातृसुख, पितृसुख, ये सब मिलता है। और वैसे भी आपकी कुंडली में पिता भाव और माता भाव दोनों ही अच्छे हैं। माता जी को कभी कभी दवाइयाँ चलती रहेंगी। वसंत ऋतु में जन्मे हैं तो आप थोड़े कामी भी होते हैं। कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा पापक नहीं होते, वो बिल्कुल पॉइंट पे हैं। इस वजह से आपको सरकारी नौकरी के साथ, ध्यान से समझिएगा, स्पष्ट बोल रहा हूँ, सरकारी नौकरी के साथ साथ जब नौकरी ना लगे तो आपको खुद का काम ही करना चाहिए। दूसरे नंबर पे इस कुंडली में सरकारी नौकरी के चांस कैसे हैं, तो यहाँ शनि उच्च के बैठे हैं, ये सबसे ज़्यादा यथोचित और उपयुक्त परिणाम देंगे सरकारी नौकरी के लिए, और यही ग्रह आपको नौकरी देगा। मंगल भी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति हैं, ध्यान से समझिए, चतुर्थ भाव के अधिपति एकादशवें में बैठे, यह महाभाग्यशाली योग। 7वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे तो व्यक्ति को जीवट बनाएंगे, और 8वीं दृष्टि यहाँ पे, तो चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध 8वें भाव से बन रहा है। यहाँ भी व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं। मशक्कत क्यों बढ़ी है? इस सूर्य के कारण। स्पष्ट, एकदम बिल्कुल क्लियर है। कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के हैं, ये बिल्कुल पिन एंड पोस्ट की तरह बिल्कुल फाइनल डिग्री पे हैं, जहां पे वो कुछ भी कर सकते हैं, जहां अंतिम में व्यक्ति को नौकरी मिलते मिलते रह जाती है। इस वजह से कभी भी जब तक नौकरी हाथ में दूसरी ना आ जाए तब तक न तो पहली छोड़नी है, और जब तक पहली नौकरी हाथ में ना आ जाए तब तक अपने इस सफलता की खबर किसी को नहीं बतानी है। पूरे तरीके से ज्वाइनिंग हाथ में आ जाए, ज्वाइन कर लें, तब जाकर के ही नौकरी है। मतलब आप एकदम बिल्कुल एंड पे हैं, जहां पे कुछ भी हो सकता है वाली स्थिति है। शनिवार को जन्मे हैं, इस वजह से आपका काम थोड़ा लेट से भी होता है। तैतिल करण आप सफल होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि वर्गोत्तम लग्न की कुंडली पे मेरा भरोसा बहुत ज़्यादा होता है। एक ज्योतिषी होने के नाते नहीं, अध्ययन करने के नाते मैंने वर्गोत्तम लग्न की कुंडलियों को बहुत ज़्यादा बार और बहुत अधिक बार, 10 में से अगर 9 कुंडलियाँ देखी हैं, उसको बहुत ज़्यादा सफल होते देखा है। और ये बात आपकी कुंडली पे लागू होगी, क्योंकि दशम स्थान बली है, यहाँ भी नीच के हैं सूर्य, बल देंगे तो काम हो जाएगा। हालांकि एक बात बता दूं, तो सूर्य और शनि के केंद्र में हो जाने से नवांश कुंडली आपके पत्नी को भी बलवान बना रही है, और आपको भी एक लेवल में जाने के बाद, एक वक्त के बाद आपको फल भी देगी नवांश कुंडली। यहाँ पे शनि नीच, सूर्य नीच के हैं और शनि नीच के हैं, दोनों ही नीच के हैं, पर वस्तुतः दोनों ही यहाँ शनि के केंद्र में हो जाने से और यहाँ सूर्य के केंद्र में हो जाने से दोनों ही का नीच भंग हुआ है। धन भाव के अधिपति यहाँ उच्च के और यहाँ नीच के, अष्टम भाव के अधिपति यहाँ उच्चाभिलाषी और यहाँ नीच के। मतलब ये कई बार यही बात है, और इसी का परिणाम मैंने बताया, बिल्कुल पिन एंड पोस्ट की तरह बिल्कुल फाइनल डिग्री पे हैं आप। इस वजह से हमेशा कभी भी आप अपने आप को ये नहीं कर सकते कि नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मुझे नौकरी मिल जाएगी, नहीं मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। और बिल्कुल अंतिम ही स्थिति है, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के हैं, इस वजह से विवाह में विलंब न हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। विवाह जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, और विवाह में बहुत ज़्यादा खींचतान मत करिए किसी भी तरीके से। आमतौर पे होता है कि जैसे कल ही मैं एक महाराष्ट्र की किसी सखी सहेली कार्यक्रम में, उस जगह से बड़े कोल्हापुर की कुंडली आई थी, तो उन्होंने कहा था कि बम्बई की रश मुझे वापस मेरे गांव की तरफ लेके जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं बम्बई इसलिए मैंने छोड़ दिया कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, कल की बात है, पर उनकी शादी नहीं हुई थी, 1985 की थी वो जातिका। मैंने कहा क्यों विवाह नहीं, आपके लिए तो रिश्ते आए होंगे। और तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे गांव के लड़के आ रहे थे, गांव से विवाह के रिश्ते आ रहे थे। मैंने कहा आपने तो शहर खुद ही पहले छोड़ा है आपने तो शहर पहले खुद ही छोड़ा है, और अब फिर बोल रहे हो कि मुझे गांव के रिश्ते आते थे। ये कैसा है? मतलब कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन है। मतलब ये है कि हमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से युक्त होकर के कोई निर्णय नहीं लेना है, हमें
अगर आप एक खास चीज के कारण विवाह में विलंब कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, और ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं। हमारे पास रिश्ते आते नहीं हैं, और रिश्ते जब आ जाते हैं तो हम इतराते बहुत हैं, ऐसा भी होता है। इस वजह से वो नहीं करना चाहिए। जो चीजें बन रही हैं उसको कर लेने का अर्थ होता है, और नहीं करने का अर्थ नहीं होता। क्लियर है? तो अब यहां पे ये बात बताई। तो धन भाव ठीक है, पराक्रम भाव आपसे मेहनत ज्यादा लेगा, चतुर्थ भाव बहुत बढ़िया देगा, मतलब आपको धन संपत्ति, चल अचल संपत्ति, ये सब चीजें मिलेंगी। माता का सुख, पिता का सुख, माता को बीमार थोड़ी बहुत स्थितियों के साथ, और आपको पेट का रोगी, और नेत्रों में परेशानी इस कुंडली में नहीं है। कोई गले संबंधित कोई एक्सीडेंट वगैरह का योग नहीं है, आपातकाल की मृत्यु नहीं है, ये सब आपकी कुंडली में नहीं है, क्योंकि अष्टम, छठवां और 12वां मैंने देखा है, ये सब ठीक है। पंचम भाव बहुत अच्छा बना है, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति शुक्र अपने भाव से केंद्र में बैठे हैं, और शुभ ग्रह का अपने भाव से केंद्र में जाना अच्छा होता है। मंगल की दृष्टि है जो कि सुख भाव के अधिपति हैं, तो चतुर्थ भाव के अधिपति का पंचम भाव को देखना ये भी इसे अच्छा माना जाता है। और इस ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उसका प्रभाव, उसके गुणगण उसको प्रभावित करते हैं। धन संपत्ति, मान, गौरव, प्रभाव और समाज में प्रतिष्ठित होने का भाव, ये सब उसको मिल जाता है। अपने बल पे वो जो कुछ भी इकट्ठा करना चाहता है, एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड पर्सन की भांति वो समाज में प्रतिष्ठित होता है। छठवें भाव के अधिपति नीच के देना नहीं है, और शत्रुओं से उलझना नहीं है। ज्ञान के पक्ष का पक्षधर रख के अपने दुश्मनों को और अपने परिस्थितियों को बहुत ही सादगी के साथ दूर करना है, झगड़ा लड़ाई नहीं करिएगा। सप्तम भाव के अधिपति 12वें, सप्तमेश का गुरु के साथ 12वें जाना, ये इस भाव के अधिपति 12वें बैठे हैं, स्वग्रही किसी ग्रह के साथ बैठे हैं, खराब नहीं होगा। स्वास्थ्य ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ सर्दी, खांसी, जुकाम, चांदी इस कुंडली में अगर हो सके तो दान कर देना चाहिए। तांबे का नाग दान कर देना चाहिए। अगर हो सके तो सफ़ेद पुष्प की माला शिव जी को अर्पित करिए। अगर हो सके तो अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम पे अवश्य ही कुछ दान पुण्य कर लेना चाहिए। अष्टम भाव के अधिपति विपरीत परिस्थितियां बना रहे हैं। नवम भाव के अधिपति भाग्य का और धर्म का सुख देंगे, पिता का सुख मिलता रहेगा। दशम भाव बहुत अच्छा बना है। ऐसे में व्यक्ति का समाज, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति की जीवनचर्या और व्यक्ति का जो होता है जैसे एकदम पंक्चुअल होना, वो बड़ा अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त दशम भाव जब बहुत बढ़िया बन जाए तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है अपने इमेज को लेकर के, और वो कभी भी किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करना चाहता। उच्च के शनि उसको न्यायिक बनाएंगे, नौकरी में सहयोग देंगे, पदस्थ बनाएंगे, उसको कई तरीके से लाभान्वित करेंगे, उसके इमेज को लेकर के और उसके सोचने की क्षमता को लेकर के। वो न्याय से युक्त होकर के जीवन जिएगा, और अपने बच्चों के साथ भी अनुशासित संबंध रखता है, और शास्त्र का, धर्म का और आध्यात्मिक चीज़ों का चिंतन करने वाला, इहलौकिक सुख से ज़्यादा पारलौकिक सुखों को खोजने वाला। और निश्चित रूप से शनि की दृष्टि गुरु को प्रभावित करेगी। नौकरी का योग यहाँ भी बन रहा है, यहाँ पे उसकी दृष्टि थोड़ी कमज़ोर, इस वजह से मन थोड़ा परेशान, और यहाँ पे मतलब दो दृष्टियां जो है वो शनि की कमजोर बन रही हैं। पर गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए लाभान्वित करने वाली, गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए भगवत भक्त बनाने वाली, गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए व्यक्ति को अकाल मृत्यु से बचाने वाली। क्लियर है? एकादशवां भाव बहुत सुंदर, एकादशवें भाव के अधिपति और मंगल के साथ केतु का बैठना कभी खराब नहीं होता है, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। मंगल एकादशवें में संपूर्ण देने वाले बनेंगे। 12वां भाव बहुत अच्छा बना है, इसके अर्थ में व्यक्ति की आध्यात्मिक चिंतन की स्थिति बहुत मजबूत, श्रेष्ठ, श्रेयस्कर और संपूर्ण होती है। इस कुंडली में सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं, डिग्री वाइज बहुत अच्छे बैठे हैं। नक्षत्र का प्रभाव उनको नौकरी और पदस्थ अधिकारी बनाने वाला बना रहा है, उत्तरा भाद्रपद। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर उनको इमोशनल और खर्च करने में संयमित बना रहा है, और आपके वैवाहिक और विवाह के उपरांत संबंधों को मजबूती दे रहा है। विवाह के बाद, उपरांत मतलब बाद। मंगल आपकी कुंडली में प्रैक्टिकल चीजों को समझने वाला, तार्किक, समझदार और झुकने नहीं वाला, पुष्पा झुकेगा नहीं वाला, ऐसा बनाएंगे।
बुध आपकी कुंडली में रेवती नक्षत्र में 25 डिग्री के हैं। गणेश जी के मंत्रों का जप आपके लिए हमेशा लाभदायक होगा। इस कुंडली के लिए तुला राशि बहुत अच्छी होती है, वृषभ राशि बहुत अच्छी होती है, कन्या राशि और वृश्चिक राशि बहुत अच्छी होती है, दिशा पश्चिम बहुत अच्छी होगी और धन कमाने के लिए भी आग्नेय कोण की दिशा बहुत अच्छी रहेगी। आपको इन सब दिशाओं में जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नक्षत्र में विशाखा, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, शतभिखा, रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य और हस्त, श्रवण, ये कुछ नक्षत्र रेवती के साथ अच्छे रहेंगे। दिन आपके लिए शनिवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। राशियां वृषभ और कन्या की बहुत अच्छी रहेंगी। विवाह के लिए कुंभ और धनु, वृषभ, कन्या की जातिकाएं अच्छी रहेंगी। विवाह की अभी राहु की दशा चल रही है, प्रभु जी आप लाजव्रत धारण करिए और गणेश चतुर्थी का व्रत उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। इसके अतिरिक्त गणेश जी के मंत्रों का जप, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ और साथ ही साथ अथर्वशीर्ष का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। पीपल के वृक्ष को परिक्रमा में जरूर रखिए। गाय को गुड़ अवश्य खिलाइए और क्रमशः जब मैंने कहा है अमावस्या वाला वो जरूर करिएगा। आसपास के किसी शिव मंदिर को पकड़िए, उनको मनाने की कोशिश करिए। अब क्या बताऊं, विवाह के योग आपकी कुंडली में चल रहे हैं और अभी नहीं तो 2024 के 7वें महीने से तो और भी मजबूत होंगे, लेकिन आप विवाह कर लीजिए क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है और ये स्थिति है। बाकी की चीज़ें अगर मैं बताऊं तो आपकी कुंडली में बल वगैरह में अगर देखूं तो सूर्य, बुध, मंगल और केतु, ये जो ग्रह हैं वो आपके प्रभावों में कमजोरी दे रहे हैं। तो इनको ठीक करने का, मंगल हालांकि ठीक बैठे हैं, स्वग्रही हैं, पर फिर भी आपको रक्त जनित कभी कभी बीमारियां मिल सकती हैं। इस वजह से कभी कभी, या फिर गैस्ट्रिक पेशेंट आप हो सकते हैं, तो कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान रख लेना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में सबसे मजबूत अंग जो है वो पैरों का है और कभी कभी कमजोरी हृदय क्षेत्र दे सकती है। चंद्रमा और गुरु जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो दोनों अच्छे बैठे हैं, पर चंद्रमा का 12वें भाव में बैठना कई बार मानसिक रूप से व्यक्ति को चिंतित कर देता है और उसके परिणामों में जैसे उसके अंक कई बार कम मिलते हैं, छोटे छोटे अंकों से व्यक्ति छटता रहता है और कई बार बिल्कुल ही फाइनल में जाकर के पीछे लौटना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपको राहु का रत्न लाजवर तुरंत फायदा करेगा, जल्दी धारण कर लीजिए। राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, तत्व के आधार पर भी और अंक के आधार पर भी बहुत बढ़िया है। कम से कम उन पे किसी ग्रह का प्रभाव तो नहीं है, अगर कोई एक ग्रह देख लेता, शुभ ग्रह या 2 ग्रह, तो अच्छा होता, पर फिर भी राहु यहाँ के खराब नहीं होते क्योंकि इस भाव में बैठे हैं। इस भाव का अधिपति इस कुंडली का कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह के साथ राहु की स्तुति योग कारक हो जाती है। राहु की दशा निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ दिखा करके और अनुभव दे करके जाएगी। इसमें किसी के साथ बहुत ज्यादा गहरे संबंधों में मत फंसिएगा, नहीं तो मानसिक रूप से क्लेश हो जाएगा, उलझ जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। उसके बाद गुरु और चंद्रमा के बारे में मैंने बताया, राहु के बारे में बताया। शुक्र और शनि की जो स्थिति इस कुंडली में बन रही है उसके आधार पर ये ग्रह आपकी कुंडली में, उसमें शुक्र थोड़े कमजोर हो रहे हैं, पर शनि निश्चित रूप से आपकी कुंडली में बल देंगे और उनके पास बल है भी। योग कारक ग्रह है, लग्नेश है इस कुंडली का, लक्ष्मी संपन्न योग बना करके बैठे हैं। अब दृष्टि का संबंध देखें तो 12वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचम भाव को देखना कभी कभी गड़बड़ी पैदा करे। 12वें भाव के अधिपति का 6वें भाव को देखना सुख देता है और कई बार व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों को अपने प्रतिकूल ना जा करके अपने अनुकूल कैसे बनाना है, इसमें व्यक्ति को ढाढ़स रखने का बल देता है। वहीं गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए लाभान्वित करने वाली, मैंने कहा रोग व्याधि से मुक्त और अचानक से आपके सामने बहुत अच्छा अवसर देने वाली बन रही है। कोई भी कृत्य करना होगा इस कुंडली के हिसाब से आप बुध की दशा में और मंगल की दशा में कर सकते हैं। शनि की दशा में भी आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में थोड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकता है, इस वजह से कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा क्योंकि बुध भी नीच के, हालांकि केतु की दृष्टि यहाँ है तो कुछ स्थितियाँ बनती हैं, पर फिर भी हमें कुंडली मिला लेना चाहिए। बिना कुंडली मिलाए विवाह ना करिएगा तब तक के लिए। अब क्या बताऊँ, अब तो बाकी सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं। वैसे षडबल में बुध सबसे कमज़ोर हैं और वो यहाँ भी दिख भी रहे हैं और सबसे बढ़िया मंगल बैठे हैं और बुध और गुरु कमज़ोर है। आपको एनालिटिकल वे में पढ़ना चाहिए, अपनी गंभीरता और भी बढ़ा देनी चाहिए, संयमित जीवन जीना चाहिए, मांसाहार त्याग देना चाहिए। बिल्कुल वो भोजन करने वाली चीज़ नहीं है और रात को सोते समय कम से कम गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए, काफ़ी है।
तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।